अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अगले चीफ जस्टिस की जल्द तकर्रुरी का मुतालबा किया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान भी किया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मौजूदा चीफ जस्टिस मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए हुकूमत को अपने जजेस चाहिए। आइनी अदालत से मुतालिक साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करना है। हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को आइनी अदालत में बिठाना चाहती है। इसके अलावा इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में एहतजाजी तहरीक शुरू करने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आला गंडापुर कश्तियाँ जलाकर आइनी तरामीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को लीड करें। PTI मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सड़कों पर आ रही है और हुकूमती इत्तेहाद इसे पार्लियामान से मंजूर करने के लिए कमर बस्ता है। इसके अलावा हुकूमत मखसूस नशिस्तों के मामले को भी पार्लियामेंट में हल करने का इरादा जाहिर कर रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन एक्ट को बार बार तोड़ा गया। ये मामला हल बजाय पेचीदा हो गया है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो इसे कौन ठीक करेगा। इस फैसले में एक से ज्यादा बार आइन को तोड़ा गया है और अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा। इस फैसले के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो अनहोनी है। 80 के करीब इंडिपेंडेंट आए, उन्होंने अपनी मर्जी के साथ एक पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आइन के मुताबिक वो एक ऐसे पिंजरे के अंदर चले गए जो बंद हो गया। आप वो पिंजरा खोलते हैं जो आइन इजाजत नहीं देता और परिंदों को कहते हैं बाहर आ जाओ। न सिर्फ उन पंछियों को बाहर निकालते हो, उन्हें ये भी कहते हो कि उड़ान भरो और इधर भी नहीं जाना और उधर भी नहीं जाना, सिर्फ एक खास PTI के आशियाने में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? ये कौन? हुकूमती सेनेटर तो ये कह रहे हैं ऐसे में PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा रहा या बेनतीजा रहने के लिए ये इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं। इस नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन का मकसद क्या है। उधर PTI के जलसों से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि अगर ये जलसे करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में आकर कानून तोड़ा गया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। PTI इसका क्या जवाब देगी? क्या PTI की एहतजाजी तहरीक सोलो होगी या दीगर जमातें और वकला भी इसके साथ होंगी? इन्हीं तमाम सवाल बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। उमैर नियाज़ी साहब, इस वक्त भी मुसलसल मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला ही ज़ेर बहस है और हुकूमती साइड को ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद मज़ीद अबहम पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन का आज 7वां इजलास हुआ, वो भी बेनतीजा ख़त्म हो रहा है। किसी साइड से कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि अमल करना है इस पर या नहीं करना। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बादियों नज़र में फैसले पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, ये जो फ़ैसला आया इसने बहुत सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। प्लानिंग तो डे 1 से यही थी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है इसे 2/3 अक्सरियत दिलाई गई। 9 फरवरी में 8 फरवरी के इलेक्शन को जैसा 9 फरवरी में बदला गया और सारे मामलात किए गए, वो इसीलिए किए गए थे कि अपनी मर्ज़ी की चेंजेस लाई जाएं और अपनी मर्ज़ी के एम्पायर्स जिन जिन ने फेवर दी गई हैं इस सिस्टम में उनको कंटिन्यूटी दी जाए। तो वो सारा प्लान फेल हुआ जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जिस तरह से वो बज़िद हो गए हैं कि अपना प्लान फेल होते देखना नहीं चाहते, जिस वजह से अब क्या किया जा रहा है कि मुख्तलिफ आइनी इदारों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया जा रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन कुछ देर तक अड़ा रहा, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से की, और आपने उस फैसले में भी देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला एज ए फरीक कंटेस्ट किया। हालांकि वो कोज़ाई जुडिशल फोरम था जिसने वो डिस्प्यूट डिसाइड किया था PTI और दूसरी जमातों के दरमियान, उसका नहीं बनता था, उसका इस्तिकाक ही नहीं था कि वो इस तरह से मुखालिफ फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट में सामने खड़ा होता, मगर वो उस बारे में भी ऑब्जर्वेशन आई। अब जब कि देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन पे बोझ उसके वज़न से ज़्यादा पड़ गया और अब इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से हट के बहुत सारी और चीज़ों के लिए एक्सपोज हो गए हैं, तो फिर पार्लियामान का रुख कर लिया गया और अब पार्लियामान के ज़रिए अदलिया पे हमला कराया जा रहा है ताकि अदलिया किसी तरह से जो है ना अपना वज़न इस फैसले के पीछे ये बताइएगा कि अगर कोई करारदाद पास होती है ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर,
तो क्या उन करारदादों से इस फैसले के दुरुस्त या गलत होने पर कोई असर पड़ेगा, या इसके काबिल अमल होने पे, या इस पर अमल करने में कोई रुकावट पैदा होगी? नहीं, उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। देखें, एक तो अव्वल तो यूनानिमस करारदाद पास नहीं होनी, ये तो हाउस में हुकूमती इत्तेहाद लाएगा। जो अपोजिशन है, अपोजिशन इस फैसले की हद तक तो एक पेज पे खड़ी है, ठीक है। मौलाना साहब ने भी अपना बैक ऑफ कर लिया, ठीक है ना, जो सीटों वाला क्लेम की हद तक, तो इसमें तो इन्हें स्पेस नहीं मिलनी। प्लस ये जो गलती पे गलती दर कर रहे हैं, ये ऑलरेडी स्पीकर से लेटर लिखवा चुके हैं, या तो ये पहले कार्रवाई करते ना। देखें, अब स्पीकर का लेटर इंटरेस्टिंग है कि खुद से वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रहे हैं। भाई ऐसी क्या चीज़ आई कि जिस पे वो मजबूर हुए कि उन्होंने रूलिंग देनी थी, रूलिंग दी होती और उसके बाद कोई लेटर लिखते। ये सारी कार्रवाई पहले कर चुके हैं, अब ये बाद में ग्राउंड बना रहे हैं। इन्होंने अपने स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को भी एक्सपोज कर लिया है फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये अब बाद में सारे स्टेप्स सोच रहे हैं चीज़ों को कवर अप करने के लिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपकी पार्टी कह रही है कि हम आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हर हद कौन सी है? अच्छा, देखें, हदें तो प्रिस्क्राइब्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखें, हमारा क्या है कि हम टूथ एंड नेल पूरा लड़ेंगे जिस ऐवान में, हम अपने बंदों को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पहले भी इन्होंने बंदे उठाए पंजाब हाउस में, ठीक है। तो दोबारा से चांगा मांगा की सियासत करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है। और वो ऑर्डिनेंस लाया गया किस हुकूमत ने, जो खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आई है, ठीक है। उसने उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस एक्ट की रूह निकाल दी। और रूह किस लिए निकाली? क्योंकि उनके लिए इस वक्त लाजिम व मलजूम हो गया कि 63A का जो रिव्यू है उसका किसी तरह से भी फ़ैसला लिया जाए। अगर वो फ़ैसला नहीं आता तो जितने जो पंछी इन्होंने कैद करके रखे हुए थे उनका वोट काउंट नहीं होगा। वो कितने तो वो हैं? सारी उस फैसिलिटेशन और क्या आपको उनके नाम पता है? देखें, हमारे पहले आज़ाद जो इन्होंने उठाए थे, ठीक है ना, वो सबको, एक तो हमारे जो 41 में से थे सादुल्ला बलोच साहब, उनको उठाया, उनकी बेटी बहन वाला किस्सा सबके सामने है। जो इंडिपेंडेंट वालों में से थे उनमें से भी इन्होंने 4 उठाए थे, ठीक है। बाद में इन्होंने जब ये फेल हो गया उन्होंने छोड़ दिया। मगर अब ये है कि उन जो आज़ाद थे उन्होंने भी एफिडेविट्स हमें दे दिए। तो इन्हें नज़र आ रहा है बुनियादी तौर पर कि इनका स्कोप कम हो गया है, कि उन्होंने भी एफिडेविट दे दिए, प्लस मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं हो रहे, तो इनका मसला हल नहीं होता। इनका 10 का नंबर तभी पूरा होगा कि ये जब तक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कराते। अब देखिए, एक आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, और एक तो वैसे ही वो गैर आईनी तरमीम है, मगर उसको तरीक़ेकार भी उसके लिए जो है ना गैर आईनी अडॉप्ट किया जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए जो हमने पास करना है। देखिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसके लिए, चाहे आप कॉज पे तो चले बाद में आ जाएंगे, आप क्लेम करते हैं कि एक बड़ा अच्छा कॉज है, उसके लिए हम लाना चाहते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए लाना चाहते हैं। क्या लोगों के घरों की इज्जतें उछाल के, लोगों के बच्चों को अगवा करके आप मुल्क में बेहतरी लाना चाहते हैं? अच्छा, उमर न्याज़ी साहब, आपको क्या लगता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या इसकी वजह से पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की राह हमवार हो सकती है? जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त भी अब इस मामले पे सामने आ गया है, जो उन्होंने सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिखा है। जी, वो देखें, उन्होंने बहुत एक वैलिड सवाल उठाया कि देखें, आप, एक कॉन्सेप्ट था कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोल था, आपने उस पे एतराज़ किया कि नहीं जी, ये जमहूरी तरीका नहीं है। एक बंदा आ जाता है, उसकी मर्ज़ी पे रह जाता है, वो कभी केसेस फिक्स करता है, कभी नहीं करता, आप पिक एंड चूज़। आपने उस प्रोसेस को खुद डेमोक्रेटिक बनाया, मगर आज आप उसी को रिट्रैक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, वो जो 3 बंदे हैं, 3 में से तीसरा बंदा भी चीफ जस्टिस की डिस्पोजल पे होगा। तो फिर डेमोक्रेसी किधर गई, जमहूरियत किधर गई? फिर आपने कंसंट्रेट तो फर्द वाहिद में कर दी ना सारी ताकत, और फिर ताकत का इस्तेमाल किस तरह से होगा, जैसे पहले होता रहा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो एक नई तजवीज़ सामने आ रही है, अभी वो अपनी मुकम्मल शक्ल में तो नहीं, लेकिन उसके इशारे मिल रहे हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं देंगे, और इनमें से शायद हम वो ऊपर लेके भी ना जाएं किसी कोर्ट को, यानी उम्र भी नहीं बढ़ाई जाएगी और आईनी अदालत में वो नहीं होंगे। तो इस पे आपके लिए आईनी अदालत कुछ काबिल कबूल नहीं हो जाती?
अच्छा सर, देखें अभी भाई, ओवरऑल सिस्टम समझने की ज़रूरत है। हम जिस लीगल सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं ना, हमें गोरा ये निज़ाम दे के गया। हम कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, हमारा जो सिस्टम है हमारा सिविल लॉ सिस्टम नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम है जो हमें गोरा दे के गया। इन ममालिक में कहीं भी आइनी अदालतें नहीं होती, इनकी जो रेगुलर अदालतें होती हैं वही आइनी फंक्शन डिस्पेंस करती हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आइनी अदालत है। मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि शायद आइनी अदालत बनाने से कोई एक आईनी फोरम बन जाएगा। देखिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो फुली फंक्शनल है, फुली एम्पावर्ड है, हर तरह का आईनी फैसला वो कर सकती है। आपकी हाई कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन है। ये एक खाम ख्याली है। बात है कि बात मुड़ के वहीं आ जाती है कि रिजर्व सीटों का फैसला नहीं पसंद आया, एक बहुत बड़ी प्लानिंग बेनकाब हुई, जिस वजह से अब ये उन जजेस को पनिश करना चाहते हैं। फिर साथ जो जुरत की 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो लेटर लिखा, उस लेटर की सज़ा देना चाहते हैं, उस तरह की अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि उन हाई कोर्ट के जजेस को या कोयटा फेंके या सिंध फेंके, ताकि जो है ना उसके बाद कोई जो है ना इधर इस मुल्क में सर उठा के ना जिए। ऑब्जेक्टिव कुछ और है। देखें, और दूसरा ये सपोर्ट किधर से ड्रॉ करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जी उसका अनफिनिश एजेंडा ख़त्म कर रहे हैं। भाई आपकी पहले भी हुकूमत रही, बाद में उस वक्त आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद नहीं आया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारी शिकें थी, उस पर आपने क्या किया? ठीक है, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किन के खिलाफ किया था? आज आप उन्हीं की गोद में बैठ के आपने ये हुकूमत ली हुई है और आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। अच्छा, उसको तो आपने उसी वक्त नलिफाई कर दिया। आप क्या समझते हैं, फैसले के बाद यकीनन सारा बर्डन अब इलेक्शन कमीशन पर आ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, तौहीन अदालत लगेगी इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, मेरी जो अपनी रीडिंग है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में इस वक्त डिवाइड है। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन यूनानिमस होता ना, तो उन्होंने जितनी उन्हें बैकिंग हलाशेरी मिल गई थी इस वक्त हुकूमत की तरफ से और ये इन लेटर्स की तरफ से, स्पीकर्स की तरफ से, उन्होंने लिख देना था कुछ ना कुछ और इनकार कर देना था। उनके अंदर डिवाइड है, जिस वजह से ये चीज़ किसी तरफ लग नहीं रही। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी, इलेक्शन कमीशन में ही से आवाज़ आएगी कि ये फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो आपकी नज़रसानी, आप तो नहीं की नज़रसानी, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रसानी है, और वहाँ पे अब ये जो फैसला था 12 जुलाई वाला मखसूस नशिस्तों वाला, इस पे एक तरफ तो ये नज़रसानी है और दूसरी तरफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी यही इसी तरह की बात मंसूब करके बयान की जा रही है। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो लिख के दे चुके हैं कि वो उसी वक्त बैठेंगे जब पुरानी कमेटी बहाल होगी जो सुप्रीम कोर्ट की थी 3 रुकनी, और फिर आगे बात बढ़ेगी जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस पे अपनी राय नहीं दे देती। तो आपके ख्याल में नजरसानी का मामला भी टल गया फिर? देखिए, नज़रसानी लीगली सुननी किसने होती है? सुननी तो उसी बेंच ने है जिसने फैसला किया है। ये कोई री हेयरिंग नहीं है या अपील तो है नहीं कि आप उसको उस तरह से टेकअप करें। जब जो जजेस जिन्होंने फैसला किया, जब वो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे किसी वजह से, या वो सुन नहीं रहे, तो आप किस तरह से उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक लकूना होगा जो कि फिल नहीं हो सकता। प्लस बाकी बेंच की कॉम्पोजिशन पे जो एतराज़ात, वो तो टाइम के साथ उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा उमर साहब के अदलिया की आज़ादी के हक़ में कल तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का इरादा रखती है, क्या वकला भी इसमें शरीक होंगे? यानी तहरीक इंसाफ के जो वकला रहनुमा हैं उनके अलावा जो दीगर वकला रहनुमा हैं, क्या वो भी शरीक होंगे? और क्या सिविल सोसाइटी से भी लोग होंगे शरीक इसमें? देखिए, बुनियादी तौर पे ये तो एजेंडा ही वकला का है, जो अगर आइनी तरमीम के इस पोर्शन की हद तक देखें, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेन एजिटेट उसको कर ही वकील रहे हैं। हम तो एक सेकेंडरी फोर्स हैं कि हम पूरी आइनी तरमीम के अलावा इस चीज़ को भी एजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, शायद वकला का और काफ़ी सारी चीज़ों पे, कई जगहों पे कंसेंसस भी हो सकता है, ठीक है, मगर हम इस चीज़ को टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट दिस स्टेज ये ना अप्रोप्रिएट है, ना ये ला सकते हैं, ना इनका मैंडेट है। तो हम हर तरह से बैक करेंगे और वकला उसमें ज़ाहिरी बात है निकल रहे हैं, हम एज उनके बैक एंड पे हम भी साथ होंगे। और न्याय साहब, आपकी तरफ से कभी आवाज़ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, कभी जवाब आता है नहीं होंगे, कभी कहते हैं दरवाजे बंद हैं, आज भी यही कंफ्यूजन कायम है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, इसके जो है ना मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। देखें, हमें सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है
हमारी पीटीआई की जो मतलब सबसे ज़्यादा टावरिंग पर्सनालिटी है इमरान खान, मतलब उनके इर्द गिर्द पूरी पीटीआई घूमती है। इमरान खान साइड पे कर दें तो पीटीआई है ही नहीं, ठीक है। अब वो पर्सनालिटी बिहाइंड बार है, जब बंदा बिहाइंड बार चला जाए फिर फंक्शन दूसरे लोग जो परफॉर्म कर रहे हों उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर नंबर 2 जिसने बाहर होना था शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी फील्ड में नहीं है, ठीक है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा गैप बन गया। तो उस वजह से एक कम्युनिकेशन का गैप भी रहता है, कभी क्या कम्युनिकेट होता है कभी क्या, मतलब इस पे ज़्यादा बेहतर लाइट तो जो है ना जिस तरह से खान साहब ही शेड कर सकते हैं। मगर जो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, देखें कॉन्स्टिट्यूशन के पैराए में चीज़ों में आप देखें तो एक रोल ही नहीं है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट तो एक हमने कन्वीनियंट वर्ड निकाल लिया है ना बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, मगर है कि उसका क्या यही इस्तेमाल है, करना है, कौन लोग हैं जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, तो अब क्या है सिचुएशन, क्या है, यानी कुछ बातचीत, ऐसा लगता है कभी ऐसा लगता है कि आपके कहीं दरवाजे को रोज़न खुले हैं और कभी ऐसा लगता है कि बंद है। आपको क्या लग रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, खुले के सेंस में देखें, जिस तरह जलसा मुलतवी हुआ था ना इस्लामाबाद वाला, अगर देखा जाए तो वहाँ आपको कुछ ताने बाने नज़र आते कि इस्टेब्लिशमेंट के एंड से इंटरवेंशन थी, वरना खान साहब कभी भी इतनी बड़ी लचक ना लेते, ठीक है। और अब जिस तरह का आ रहा है कि उन्होंने फुट डाउन कर दी है, देखिए क्योंकि खान साहब का जो ये सारा पीरियड है ना, मतलब आप उनका अगर 9 अप्रैल ऑनवर्ड देखें, जब से वो वज़ीर आज़म हाउस से स्टेप आउट किया है, उन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने दोबारा अगर वापस आना है ना इस मनसब पे, तो उन्होंने आवाम की सपोर्ट से आना है। मतलब वो बैकडोर चैनल की तरफ किसी तरह से भी देख नहीं रहे। वो बैकडोर चैनल पे शायद किसी वक्त कोई बात होती हो नेशनल इंटरेस्ट में, वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर ये है कि पावर में आने के लिए वो चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है। अच्छा, 28 सितंबर को खान साहब ने पिंडी में जलसे का भी ऐलान किया है, उसके लिए क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, जलसे के लिए जी तैयारी तो चाहिए ही नहीं होती अभी। अच्छा? क्योंकि टीमें चार्ज्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि बैक टू बैक इतनी एक्टिविटी हुई है ना, तो मतलब लोग हर जगह से जो है ना निकलने के लिए पहले ही तैयार बैठे होते हैं। और ख़ास तौर पे पिंडी जिस तरह के गढ़ एक्टिविटी का ऑलरेडी आपने संजानी देखा, मतलब इस्लामाबाद का जलसा था, पिंडी की मैसिव पार्टिसिपेशन थी। हालांकि केपीके भी आया, केपीके तो बहुत लेट आया था, मगर पिंडी और उसके गिरदो नवा ने पहले उसको फिल किया था, तो वो फुली चार्ज है। देखें, इवेंट करना पीटीआई की टीम के पीछे बस है, मतलब वो 1-1.5 दिन में मतलब रीजनेबल डिसेंट मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। आम हालात में होता है ना, वो तो आम हालात में होता है ना। अब हालात भी तो कुछ ऐसे हैं ना, प्रेशर सिचुएशन में। अच्छा। जी आप लाहौर का देख लेना, हमें इजाजत कितने बजे मिली थी? रात 9:30 बजे मिली थी। सुबह स्टेज लग रहा था और 2 बजे जो है ना क्राउड का ट्रिकल डाउन शुरू हो गया था और मैसिव क्राउड आया था। मतलब ये इस तरह से नहीं, ये वो जगह थी कि लाहौर से बाहर थी, मतलब लाहौर के आउटस्कर्ट में जगह दी, सेंट्रल लाहौर में नहीं दी, ऐसी जगह दी जहां आप सवारी के बगैर नहीं पहुंच सकते थे, मगर फिर भी लोगों ने इंश्योर किया। देखिए इस वक्त लोगों का रिदम और है, लोग इसको वाकई एक तहरीक की तरह ले रहे हैं। वो कहते हैं कि अपना वो वोट, जैसा वोट काउंट होता है ना, वो कहते हैं काउंट मी इन, वो अपने आप को काउंट कराने आते हैं। हालांकि स्टेज देखें, स्टेज पे तो कोई उस तरह का शख्सियत ही नहीं है ना जिसकी वजह से कोई आप जलसा गाह में पूछे, किसी से पूछे भाई तुम फलां की वजह से आए हो, नहीं, वो किसकी वजह से आया है? वो खान की कॉल पे आया है और उसी को वो इंडोर्स कर रहा है। तो अभी आपका जो एहतजाजी तहरीक है वो आप बाकायदा तौर पे उसका ऐलान क्या पिंडी और लाहौर के जलसों के बाद करेंगे या कुछ और होगा? ये इसके इन बिटवीन जी हो जाएगा, क्योंकि देखें लाहौर के जलसे से पहले मैं देख रहा हूँ ये जो है ना इस नेशनल असेंबली का इजलास कॉल करके कुछ ना कुछ पेशरफ्त होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड होंगी। नहीं, यानी पेशरफ्त क्या होना शुरू हो जाएगी? सर जी आपकी ये अमेंडमेंट टेबल हो जाएगी। अच्छा। यानी ये आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस पे एडमेंट है? हाँ जी, गवर्नमेंट एडमेंट है और जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया वो इसी वजह से किया और 30th को इन्हें पल्स मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की और उसके बाद ये और तेज़ हो जाएंगे। अच्छा, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये उसको पास करवा लेंगे?
देखिए जिस तरह से रिव्यू की बात कर रहे हैं ना 63A का, देखिए वो फैसला आना है, हेयरिंग एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगी। जो मैं पल्स की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखिए इन्हें चीज़ें एज ए लॉयर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ ना कुछ गेस वर्क कर लेते हैं कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। इन्हें जिस वक्त ग्रीन सिग्नल हो गया कि हाँ जी ये वोट काउंट होएगा, ये स्पीकर की रूलिंग दे के वो वोट काउंट करा लेंगे, चाहे उस वक्त तक फैसला हुआ भी नहीं होगा। और जैसे ही वो होगा ये चीज़ सेटल हो जाएगी। तो आपके ख्याल में फिर काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को तो नहीं जा रहे होंगे? ये मेरा असल में कुछ और है जी। मेरे ख्याल से जो है ना काजी साहब जाएंगे, मगर है कि जो काम कर जाएंगे वो उन्हें हॉन्ट करेंगे सारी ज़िंदगी। देखें ये कुछ चीज़ें होती हैं, बैकडोर चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब ओवरऑल, मगर है कि इस एक्सरसाइज से जो है ना हासिल कुछ नहीं होना। अच्छा, तो आप अब इसमें रुकावट का तरीका फिर आपके पास क्या है? क्या आप 30 सितंबर तक कोई तहरीक बना लेंगे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब इसको बाद में अदालत में चैलेंज करेंगे? देखिए अदालत में तो ऑलरेडी जिस तरह से एक जब फर्म ड्राफ्ट सामने आ गया तो वकला बॉडीज़ ने चैलेंज किया हुआ था, और वो भी जिस वक्त आएगा चैलेंज होगा। देखिए कि हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, हमारे यहाँ 18वीं तरमीम चैलेंज हुई, 21वीं तरमीम चैलेंज हुई, मतलब हम उस बेंचमार्क को क्रॉस कर चुके हैं कि आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट प्रोविजंस मौजूद हैं कि जिसको हम सेफगार्ड करते हैं, जो बेसिकली हमारी फंडामेंटल गारंटीज हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इंट्रेंच्ड है। तो जहाँ जुडिशरी की बात आएगी, जुडिशरी ने इंटरवीन करना है। जिस दिन ये जाएगी पिटिशन, आप देखेंगे डे टू डे आप सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द एक्टिविटी इस तरह बढ़ेगी, पूरे मुल्क से लॉयर्स ने निकलना है, लोगों ने निकलना है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा जिसको ये एंटिसिपेट ही अभी तक नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास था, जिसमें मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से मुशावरत की गई, और आज का इजलास भी बेनतीजे ख़त्म हुआ। मज़ीद इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। उस्मान, पहले इजलास से लेकर आज 7वें इजलास तक क्या डिटेल्स सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के 7 इजलास हुए, और जो इससे कबल 6 इजलास हुए, उसमें इलेक्शन कमीशन सिर्फ इजलास पे इजलास ही खेलता रहा, और हमने 6 दिन लगातार ये जो तमाम इजलास कवर किए, सिर्फ यही बताया जा रहा था हमारे तरह का कि लॉबिंग को हर बात ये हिदायत की जाती है कि आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कमीशन को ब्रीफिंग दें। उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी जाती है इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को, लेकिन हमने देखा जो पहले 5 इजलास है उसमें तो कोई खातर खा हमने कोई इनकी तरफ से वाज़ेह हिदायत नहीं देखी, लेकिन जो कल का इजलास था उसमें जो मेंबर KP के थे वो शरीक नहीं हुए, और हमारे ज़रा का कहना है कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको ज़्यादा मसरूफियत थी। लेकिन जो आज 7वां इजलास था, आज के इजलास में जो मेंबर पंजाब हैं उनकी जानिब से इजलास में शिरकत नहीं की गई, और जो 3 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के मौजूद थे उनको जो ब्रीफिंग दी गई इलेक्शन कमीशन के लॉबी की जानिब से, उस पर मेंबरान ने कहा कि आप ये बातें 6 दिन से एक ही बात कही जा रहे हैं कि जो PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हम उनको पार्टी स्ट्रक्चर को नहीं मानते, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन हमारे बिल्कुल सामने है, हमने आइन पे अमल करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट फैसले पे अमल करना है, ये बताएं कि हम उस पर अमल क्यों न करें। लेकिन लॉबी की जाने से इस पर उनको कोई खातर खा जो है जवाब नहीं दिया जा सका, उनको मुतमईन नहीं किया जा सका, जिस पर मेंबरान ने कहा कि कमीशन को चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल करे, और जिस पर लॉबिंग की जानिब से उनको एक बार फिर ये कहा गया कि चूंकि हमारे पास PTI की जो एक पार्टी मेंबर है जिन्होंने कहा है कि अमल करना चाहिए, 2 मेंबरान ने कहा है कि अमल करना है। आज 3 मेंबरान बैठे थे, एक मेंबर जो मेंबर पंजाब है बाबर हसन परवाना, वो मौजूद नहीं थे। हमारे ज़राए का कहना है कि जो मेंबर बलूचिस्तान और KP हैं उनका ये कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, लेकिन जो मेंबर सिंध है उनका जो झुकाव है, और जो चीफ साहब है वो समझते हैं कि इस पर जो हमारे पास स्पीकर की जानिब से जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से खत लिखा गया, और जो दीगर जो स्पीकर से उनकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं, हमने उसको भी सामने रखना है, और पार्लियामेंट की तरफ से हमारे पास एक लेटर्स आए हैं, हमें उसको भी देखना है कि ना कि सिर्फ हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना है। वो समझते हैं, इलेक्शन कमीशन समझते
कहता है कि जो एक्ट है हमें एक्ट पे अमल करना चाहिए, और जो हमें स्पीकर ने हमसे रब्ता किया उनको भी मद्देनजर रखते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको भी देनी चाहिए। लेकिन इससे कबल हमने देखा जब पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस का फैसला आया, फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उसमें भी हमने ये देखा कि जो मेंबर पंजाब है उनकी जानिब से इनसे इख्तिलाफ किया गया था और वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक, ये 106 के मुताबिक ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दीगर जमातों में तकसीम नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान जब्बार, आप हमारे साथ मौजूद। साहब, जैसे कि अब उमैर न्याजी साहब कह रहे थे कि कुछ डिवाइड है इलेक्शन कमीशन में भी इस मामले पर, वो अब उस्मान ने भी कंफर्म कर दिया है। अभी सब दूसरी तरफ अभी ये भी अब हुकूमत की तरफ से बातें हो रही है कि मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में हल होगा। पार्लियामेंट इसे कैसे हल, पार्लियामेंट में कैसे हल हो सकता है? पार्लियामेंट में नहीं हल हो सकता। हाँ। इसके लिए अब सबको अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। कोई करारदाद लाने की जो बातें की जा रही कर ले, करारदाद ले हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, वो सब मिलके ऊंची ऊंची आवाज से अपने दलाइल दें, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दस्तूर में ये वाज़े तौर पर लिख रखा है कि आपने पहले तो अदालत का फैसला मानना है, उसके बाद कुछ और करना है। अच्छा। अब ये जो देख लीजिए ना कि उसके साथ पूरे का पूरा जो भरोसा है वो जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम करदा बेंच पे कि 30 सितंबर को कुछ ऐसा होगा कि जिसमें 63A की तशरीह ऐसी होगी कि जिसमें कहा जाएगा कि चोर तो कैफरे किरदार को पहुंचेगा, लेकिन चोरी का माल वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को सौंप दिया जाएगा। बेसिकली इस तशरीह की तवक्को में अदालत में दलाइल दिए जाएंगे। अब ये देखना है कि हमारी अदालत क्या चोरी और चोरी के माल को वहीं तहफ़्फ़ुज़ देती है या फिर उसको ऐसा करती है कि उसको नहीं, ये जहां से लूटा गया वहां पर वापस जाए। अब ये न सिर्फ हमारा इम्तहान है, मतलब हमारा बहैसियत कौम, बल्कि हमारे जज साहिबान का भी इम्तहान है कि जज साहिबान अखलाक के इस वाज़े और कानून के इस वाज़े प्रिंसिपल पे क्या और किस तरह का फैसला देते हैं। उन्हें तारीख भी देख रही है, उन्हें लोग भी देख रहे हैं और उन्हें कानून की किताबें भी देख रही हैं, और उनका फैसला दुनिया में या तो हमारी इज्जत का बायस बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, या दुनिया में हमारी सुबकी और जग हसाई का बायस बनेगा। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पहले फैसले हमारी जग हसाई का और हमारी बदनामी का बायस बन चुके हैं, क्योंकि हमें अपने जजों पर भरोसा है। लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि खुद जज साहिबान अपने पेशरों की गलतियां तस्लीम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। और फिर ऐसे ऐसे जज साहिबान भी रहे हैं यहाँ पर कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुसीबत में फंसा दिया, रेकोडिक केस में और स्टील मिल के केस में। और फिर ऐसे ऐसे जज साहिबान भी रहे हैं, और उनके जैसे जज साहिबान का मैं जिक्र कर रहा हूं वैसे जज साहिबान जैसे लोग आज भी मौजूद हैं, बल्कि उनके मुकर्रर करदा लोग मौजूद हैं। वो जो मैं ऐसे जज साहिबान का जिक्र कर रहा हूं वो ऐसे थे कि उनके सामने मदारी करतब दिखाता था आके, यानी वो आके करतब दिखाने का एक दावा करता था, कहता था मैं साइंसदान हूं, मैं आपको रिकॉर्डिक से ये बेलचे और कई से आपको निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा। सोना भी, चांदी भी। और उनमें से एक मदारी ऐसा था, वो कहता था मैं आपको थर का कोयला जमीन के अंदर ही गैस बना दूंगा। और हमारे जज जो थे उसको तस्लीम कर लेते थे। अल्लाह करे इस केस में हमारे जज साहिबान इस तरह के किसी करतब दिखाने वाले को सामने कानून की मिसालें पेश करते हुए ना समझे। अच्छा हबीब साहब, एक और मामला है, बानी पीटीआई के हवाले से एक खबर आ रही है ज़राए से कि कल उन्होंने जो वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की थी, उसमें उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म कर दें और अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। तो आपको क्या लग रहा है? एक रिपोर्टर हूँ और एक जो रिपोर्टर है उसे अपने ज़राए पर ही भरोसा होता है। वो दूसरों के ज़राए की जब खबरें होती है ना, उन पे भरोसा करते हुए उसका दिल कांप जाता है। तो सो यही मामला मेरा है। अच्छा। आप इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए कि हमारे बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ियों ने ये खबर दी थी कि DGI से तब्दील नहीं हो रहे। हाँ, ऐसा ही था ना? ऐसे ही था। अब बताएं कि मैं उनके ज़राए पे भरोसा करूं या अपने ज़राए पे भरोसा करूं। तो जब इस सतह के सहाफ़ी जो हैं वो ज़राए से धोखा खा सकते हैं, तो मेरे जैसे तो बदरजा औला खा सकते हैं। तो मैं इसलिए दूसरे साहब अब आ जाएं, ये तो आ गया मेरा प्रोफेशनल स्टांस। ठीक है, मुझे इस खबर पे भरोसा नहीं। अच्छा। मेरे ख्याल में ज़राए ने जिस भी ज़राए ने रिपोर्टरों को बताया है वो ज़राए काबिल एतमाद नहीं है। आइंदा उनसे खबर कोई बददियानती की है ज़राए ने? नहीं, मुझे लगता है इसमें ख्वाहिश ज्यादा कुछ। अच्छा, ख्वाहिश है। और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब को वो कह रहे हैं कि कश्तियां जला के एहतजाजी तहरीक के लिए निकलें, इससे क्या मुराद है? कौन सी कश्तियां जलाएं वो? अब ये भी ज़राए की खबर है।
जराए की खबर। मैं इस जराए को भी मैं इससे गुरेज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये मैं नहीं समझता कि अभी ये जराए जो हैं ये इस काबिल हैं कि इन तक बात की जाए। तो आप अपने जराए के हवाले से कुछ मेरे जराए जो हैं वो ये कहते हैं कि मामलात सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम से आगे बढ़ गए। अच्छा जी, अच्छा। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगी कि ये मामलात कुछ इस तरह चलते जाएंगे कि जिसमें आपको पता चलेगा कि हकायक वो नहीं थे। मिसाल के तौर पे एक खबर बड़ी फैलाई जा रही है कि जनाब ये जो आईनी तरमीम है ये दरअसल रावलपिंडी में तैयार हुई थी। ये फैलाई जा रही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरे जराए मुझे बताते हैं कि रावलपिंडी में तैयार नहीं हुई थी और उसमें रावलपिंडी का नाम जरूर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। और वो तरमीम जो थी वो इस्लामाबाद में शार दस्तूर पर वाक़े एक दफ्तर में तैयार हुई थी। अच्छा जी, अच्छा। और वहां पे आप हिसाब लगा लें कम ही दफ्तर है, पीटीवी का है, ठीक हाँ है, जी बिल्कुल। और वजारत खारजा पीटीवी का के है, तो आप ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। वजारत खारजा का दफ्तर भी वहीं पे है। ठीक है। तो उन्हीं दफातर में तैयार हुई थी। अच्छा। हाँ, तो लिहाजा मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं, अच्छा। मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है अगले कुछ अरसे में क्लियर होने वाली है। आपके जराए भी ये बता रहे हैं कि वो जो 3 संगे मील आपने हमारे इसी प्रोग्राम में बताए थे उसमें से अब वो तीसरा संगे मील जो है अब तक वो करीबी है। जी, वो करीबी है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सब लोगों के दिलो दिमाग में अब ये एहसास जागुज़ी होता जा रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ना है। आप देख लीजिए कि हुकूमत भी यही कहती है ना कि हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, चलिए। और पीटीआई भी ये कहती है कि मुल्क के अंदर मज़ाकरात की जरूरत है, ठीक है। अब सवाल ये है कि और मज़ाकरात किससे करने, ठीक है ना? पीटीआई तो साफ कहती है ना, वो तो साफ कहती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट अपने अंदरूने मुल्क में जब बात कर रही होती है तो उसको मज़ाकरात नहीं कहा जाता, उसको गुफ्तगू कहा जाता। जी, बातचीत होती है। और एस्टैब्लिशमेंट किसी भी मुल्क का एक मुस्तकिल वजूद होती है और उसमें अफराद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी किसी तरह के आ जाते हैं, कभी किसी तरह के आ जाते हैं, लेकिन वो होती एस्टैब्लिशमेंट ही। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात बिल्कुल मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये एहसास मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एक अफरा तफरी किसी कैफियत है, इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये बहरानी कैफियत खत्म नहीं होगी तो IMF का प्रोग्राम मिले ना मिले हम कहीं पहुंचने वाले नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले। वेलकम बैक नाज़िन। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों के वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, क्या है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, अभी तक तो जराए से ही कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि उस रिपोर्ट में बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो सवालात 9 पूछे गए थे चीफ जस्टिस काजी फाइजर साहब की जानिब से, उनके जवाब में ये बताया गया है कि अव्वल तो इस जो वजाहत जारी की गई है 8 जजेस की जानिब से, इस वजाहत को जारी करने से पहले ना कोई समाअत हुई है ओपन कोर्ट में और ना ही चैम्बर्स में जजेस साहिबान बैठे हैं, वो 8 जजेस साहिबान जिनकी जानिब से ये वजाहत सामने आई है, और ना ही अटॉर्नी जनरल ऑफिस को या फिर फ्रीकैन को नोटिस जारी हुए हैं। इस हवाले से ये बातें अभी सामने आई हैं कि कोई भी जो वेबसाइट पर जो ये फैसला या आप इसे वजाहत कह लें जारी हुआ, इसको वेबसाइट पर जारी करने से पहले जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफिस है उसके साथ शेयर भी नहीं किया गया और डायरेक्टली बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये अपलोड हो गया है। ऑफिस अनअवेयर था इस पूरे सिलसिले पे। आपको याद होगा डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से एक खत भी एक नोट भेजा गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी बेस पर बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज लेकिन ये गालिबन पहला वाकया नहीं है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सीनियर प्यूने जज थे तो उस वक्त उनके खतूत भी तो आते थे, तब बिल्कुल उसी तर्ज पर आते थे जिस तर्ज पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह लिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट वही बातें होती थी जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह लिख रहे हैं अपने खतूत में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो सवालात, मैं पहले ये बता दूं, 9 सवालात जो पुट किए थे रजिस्ट्रार के सामने, इन 9 सवालात को ऑलमोस्ट काफी हद तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 फाजिल जजेस साहिबान ने अपने अक्सरियती फैसले में एड्रेस भी कर दिया है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमने
12 जुलाई के अपने मुख्तसर फैसले के आखिरी पैराग्राफ में, जिस पर जनाब काजी फाइज ईसा साहब के भी दस्तखत मौजूद हैं, ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया था कि अगर किसी भी तरह का कोई इबाहम होता है तो हमारे चैम्बर्स में एक दरख्वास्त दायर कर दी जाए, जिसे बाद अज़ा हम वजाहत की सूरत में जारी भी कर देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में लिखी हुई है। उस सब के बाद जजेस साहिबान की जानिब से इस बात पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों कर इस तरह के सवालात सामने रख रहे हैं, जिससे नजर यही आ रहा है कि जो जजेस के आपसी इख्तलाफात हैं वो अब एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। और अब इस तरह के जो नोट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर पास किए जा रहे हैं, इनकी रिवायत चल निकली है। आज जैसा कि रजिस्ट्रार की जानिब से जवाब आया है, इस पर मोस्ट प्रोबेबली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कल को एक नया नोट भी लिख दें या इस मामले को मजीद आगे तूल भी बख्शें। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो अक्सरियती जजेस जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह लीड कर रहे हैं, वो भी शायद पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी जानिब से भी कुछ आ सकता है। एक और भी डेवलपमेंट बताई जा रही है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक खत लिखा था, जिस खत में उन्होंने ऑर्डिनेंस की रोशनी में कमेटी की असर तश्कील पर सवालात उठाए थे। गालिबन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसका भी जवाब तहरीर कर रहे हैं, जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के पास।